हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पाठशाला। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस का पहला यूनिट है, जो कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है। इसमें कई सारे सब सेक्शंस हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। लेकिन इस लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को डिटेल्ड में पढ़ के। तो भारत के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में एक बहुत यूनिक पॉलिटिकल फिनोमेना डेवलप हुआ था, जिसे कांग्रेस सिस्टम या एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है, जो 1977 तक कंटिन्यू हुआ। इस पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर अनप्रेसिडेंटेड इलेक्टरल डोमिनेंस मेंटेन की लगभग 3 डेकेड्स तक। अब बात करेंगे जेनेसिस ऑफ दिस कांग्रेस पार्टी सिस्टम। ये कांग्रेस पार्टी सिस्टम आया कहाँ से? इस डोमिनेंस की फाउंडेशन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम ही रख दी गई थी, जब कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के लीडरशिप में एक इलीट प्रेशर ग्रुप से ट्रांसफॉर्म होकर एक मैस बेस्ड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। जब इंडिपेंडेंस मिली तो कांग्रेस ने नेचुरली गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरिट कर ली। इसका रीज़न ये था क्योंकि उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क्स थे वो पूरे देश में फैले हुए थे, और उसके लीडर्स को फ्रीडम स्ट्रगल में उनके सैक्रिफाइस की वजह से इमेंस पॉपुलर लेजिटिमेसी मिली हुई थी। तो इसकी वजह से पावर एक्सरसाइज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करना बहुत ही ईजी हो गया। जवाहरलाल नेहरू के गाइडेंस में कांग्रेस ने खुद को न्यू नेशन के प्राइमरी आर्किटेक्ट के रूप में स्टैब्लिश किया। नेहरू का विजन ऑफ सेक्युलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक इंडिया वाइडली रेजोनेट करता था, और उनके कैरिज्मेटिक लीडरशिप ने कांग्रेस की पोजीशन को कंसोलिडेट करने में हेल्प की। पार्टी की आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक थी, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कोलिजनल नेचर ऑफ कांग्रेस वाले सेक्शन में। अभी के लिए इतना जानते हैं कि कांग्रेस एक रिजिड डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी की तरह कम और एक ब्रॉड कोलिशन की तरह ज़्यादा फंक्शन करती थी, जिसमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव, चाहे वो लेफ्टिस्ट सोशलिज्म हो या फिर कंजर्वेटिव ट्रेडिशनलिज्म हो, सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे एकोमोडेट होते थे। इलेक्ट्रल डोमिनेंस शायद कांग्रेस सिस्टम का सबसे विजिबल मैनिफेस्टेशन था। पार्टी ने पहले 4 इलेक्शंस में, जिसकी बात हम पहले 3 इलेक्शंस की बात हम डिटेल्ड में करेंगे, लेकिन जानते हैं कि ये 4 इलेक्शंस हुए कब। एक वो फर्स्ट इलेक्शन हुआ 1952 में, दूसरा 1957 में, 1962 में तीसरा, और चौथा 1967 में। इनमें डिसाइसिव विक्ट्री सिक्योर की कांग्रेस पार्टी ने, और लोकसभा में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आए। स्टेट लेवल पर भी कांग्रेस मोस्ट स्टेट्स को गवर्न करती थी, जिससे सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप स्ट्रक्चर के बीच में एक वर्चुअली सीमलेस इंटीग्रेशन बना हुआ था। ये इलेक्टरल सक्सेस पार्टी के रिमार्केबल एबिलिटी पर डिपेंडेंट था। एक क्रेडिबल नेशनल ऑपोजिशन की एब्सेंस ने कांग्रेस की पोजीशन को और भी रीइंफोर्स कर दिया। कह सकते हैं कि उस वक्त हमारे देश में कोई भी एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव नहीं था, ऑल्टरनेटिव टू कांग्रेस पार्टी सिस्टम। Everything was focused and every onus of creating the nation was on Congress system. So not only electorally, even socially it has got a lot of legitimacy. तो इस पीरियड के दौरान ऑपोजिशन पार्टीज़ जो थी वो फ्रेगमेंटेड थी, आइडियोलॉजिकली पोलराइज थी और रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड रही, और इसकी वजह से ही जो है कांग्रेस को बहुत फ़ायदा हुआ, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई जिसके अलावा लोगों को कुछ और दिखता ही नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी नहीं थी, पार्टीज़ थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जनसंघ,
और सोशलिस्ट पार्टी, ये सारी पार्टीज़ थी, इनकी डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजिकल पोजीशन थी जिसको इन लोगों ने अच्छी तरीके से मेंटेन किया, लेकिन उनके पास जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी थी वो पैन इंडिया अपील नहीं कर पा रही थी, और इसी चीज़ में कांग्रेस की सुप्रीमेसी थी। सो इसी चीज़ की वजह से इन सब पार्टीज़ के रहते हुए भी back then there were no alternative to Congress in the electoral politics. इंस्टीट्यूशनली बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने स्टेट रिसोर्सेज और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पर अपने कंट्रोल के थ्रू एक्सटेंसिव पेट्रोनेज नेटवर्क डेवलप किए। प्लान इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट करने से पार्टी के रिसोर्सेज एलोकेशन में सिग्निफिकेंट डिस्क्रिशनरी पावर मिली, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने स्किलफुली यूटिलाइज किया कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में सपोर्ट बेस नर्चर करने के लिए। पार्टी का हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो कि विलेज लेवल वर्कर्स से सेंट्रल लीडरशिप तक एक्सटेंड होता था, उसको यूज़ करके इलेक्शन के टाइम पे वोटर्स को मोबिलाइज भी करती थी कांग्रेस। साइमल्टेनियसली ये भी देखा गया कि अपने वास्ट पेट्रोनेज नेटवर्क को इन्होंने इस तरीके से यूज़ किया कि जो लोकल ग्रीवियंसेस आते थे उनको ये एड्रेस करने लगे। सो इसकी वजह से विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये शोकेस होने लगा दैट एक्चुअली कांग्रेस इज़ solving problem. Although it was solving problem, I'm not saying that it wasn't solving problem. It was solving problem, but it was solving problem because it was the only party present there. So there were no choice who would solve the problem. Only Congress would solve the problem. So yes, and Congress had all the resources, so it utilized all those resources to solve the problem. So yes, then अगर इस डोमिनेंट सिस्टम में पहले इरोजन के साइन की बात करें तो 1967 के इलेक्शन में देखा गया, जब कांग्रेस को कई स्टेट्स में सिग्निफिकेंट सेटबैक्स का सामना करना पड़ा और तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल जैसे रीजन में ऑपोजिशन कोलिशन के हाथों पावर लूज़ करना पड़ा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस के डोमिनेंट पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, जिसको कि कांग्रेस ने खुद भी रिकग्नाइज़ किया। अब बात करें कि ये तो एक एक्सटर्नल चैलेंज था कि तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे कोलिजन ऑफ पावर केम इनटू पावर अगेंस्ट Congress, but there were internal splits also. There were internal problems happening as well. So in the year 1969, we saw an internal split in Congress, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑर्गेनाइजेशनल ओल्ड गार्ड से ब्रेक करके अपना फैक्शन, जिसको कि कांग्रेस आर कहा जाता है, फॉर्म किया। ये जो स्प्लिट हुआ, इसने पार्टी के इंस्टीट्यूशनल कोहेजन को और वीकन कर दिया, जो पहले पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक होती थी। एक तो हमने देखा कि बहुत सारी जगह में 67 के इलेक्शन में बहुत सारी जगह में स्टेट्स में कांग्रेस ने अपनी पावर लूज़ कर दी। उसके बाद हमने 69 में देखा इंटरनल स्प्लिट्स भी होने लगे। हालांकि अगर ये देखा जाए कि 1971 में जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का कैंपेन चलाया, तो उस पॉपुलिस्ट कैंपेन की वजह से इलेक्टरल मूवमेंट को रिक्लेम कर लिया गया, लेकिन पार्टी ग्रेजुअली एक ब्रॉड बेस्ड कोलिशन से एक मोर सेंट्रलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड पॉलिटिकल आउटफिट में ट्रांसफॉर्म होने लगी। अब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से 21 मंथ्स के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और सिविल लिबर्टीज सस्पेंड कर दिए गए थे। दिस मेजर इवेंट शोज सेंट्रलाइज्ड पावर एट इट्स जेनिथ और कांग्रेस डोमिनेंस के एंड की बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है ये एरा ऑफ इमरजेंसी। इस पीरियड के दौरान
इम्प्लीमेंट किए गए अथॉरिटेरियन मेजर्स ने वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन जनरेट किए, जिससे कई पॉलिटिकल फोर्सेस को इंदिरा गांधी के लीडरशिप के अगेंस्ट यूनाइट कर दिया गया। जब फाइनली 1977 में इलेक्शंस हुए, जनता पार्टी अलायंस, जो कि एक ऑपोजिशन पार्टी के कोलिजन से बना हुआ था, उसने कांग्रेस को डिसाइसिवली डिफीट किया, जिससे 3 डेकेड्स के जो वन पार्टी डोमिनेंस था जो कि कांग्रेस कंटिन्यू कर रहा था, उसको ख़त्म कर दिया। एंड अगर हम बात करें कि ये जो जनता पार्टी अलायंस था, ऑल्दो इट डिड नॉट वर्क फॉर अ फुल टेन्योर, बट दिस पर्टिकुलर इवेंट showcased a lot of things that, you know, as a part of Indian politics, as a student of political science, we can learn. एक तरफ जो है कांग्रेस सिस्टम ने इंडियन डेमोक्रेसी के उसके फॉर्मेटिव ईयर के दौरान उसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प की। जितने भी सोशल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी को मेंटेन रखा और एक डेमोक्रेटिक सेटअप तैयार किया, एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की, which was a huge task in a country like India, where, you know, most of the people back then were illiterate. They didn't have any idea about, you know, independent election or free and fair election. They just got independent, and there was this, you know, trauma of partition also there. तो वो एक बहुत ही करेजियस चीज़ जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की थी कि यूनिटी डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इस पीरियड में पॉलिटिकल पावर का सेंट्रलाइजेशन जो कि हमने देखा वो हुआ। हम देख रहे थे कि जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो एक सीमलेस इंटीग्रेशन बन रहा था, एक रिलेशनशिप बन रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा सेटअप था जिसमें कि अगर कुछ भी ऑपोजिशन राइज हो तो उसको अकोमोडेट करके उस चीज़ को दबा दी जाती थी। एक चीज़ और भी देखी गई जब 1969 में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, तो इंदिरा गांधी was somebody around which everything was, you know, revolving. So we saw that also. Emergency is a big blot on our country, you know, as a democracy. फिर हमने ये भी देखा कि एक डायनेस्टिक टेंडेंसी आने लगी हमारे डेमोक्रेटिक वो सिस्टम में। ऑल्दो देयर वर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, but everything was revolving around one family. वन पार्टी डोमिनेंस एरा के एंड ने इंडिया के ट्रांजिशन को एक मोर कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम में मार्क किया, जिसे कोलिजन पॉलिटिक्स और रीजनल और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिकल फॉर्मेशन के राइज ने कैरेक्टराइज किया। इस शिफ्ट ने इंडियन डेमोक्रेसी को उसके डाइवर्स सोशल मोज़ेक का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया। एंड इससे ना कि सिर्फ जो है वो पॉलिसीज़ इंक्लूसिव बनने लगे, ना कि सिर्फ अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, बट ऑल्सो देयर वर अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इफ़ ए पार्टी इज़ नॉट working well, there were n number of other parties we can vote for and, you know, choose a prime minister, an MLA, an MP, and then, you know, so basically we now have a lot of options because right now we have multi-party system rather than having a single party system where, you know, Congress was dominating every sphere of the politics. Coming to, you know, all the three elections, first three election,
अगर हम बात करें पहले 3 इलेक्शंस की, तो उनके बारे में डिटेल में बात करना ज़रूरी है, बिकॉज दोज 3 इलेक्शंस वर रियली रियली इम्पॉर्टेंट, स्पेशली द फर्स्ट वन। तो भारत के पहले 3 जनरल इलेक्शंस जो कि 1952, 57 और 1962 में हुए थे, इन इलेक्शंस ने दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट की फाउंडेशन स्टैब्लिश की और इंडिपेंडेंट इंडिया के शुरुआत सालों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की डोमिनेंस को मजबूत किया। जो पहला जनरल इलेक्शंस था वो 1951-52 में हुआ। पहला जनरल इलेक्शन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज था, जो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में कंडक्ट किया था। इस मैसिव इलेक्टोरल अंडरटेकिंग में लगभग 176 मिलियन एलिजिबल वोटर शामिल थे, जिसमें अराउंड 17,500 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, कंटेस्ट किया था, बोथ फॉर लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये जो इलेक्शन था वो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आया था, जिसको कि हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे उन सब चैलेंजेस को डील किया और कैसे इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन को प्रेज़ किया जाता है उन सारे चैलेंजेस को। वेरी स्मूथली ही टैकल्ड ऑल दोज चैलेंजेस। अब बात करें प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमांडिंग विक्ट्री सिक्योर की। लोकसभा में ऑलमोस्ट 498 में से 364 सीट्स उन्होंने ले लिया, ये भी देखा गया। लेकिन ये चीज़ हमको याद रखनी होगी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी 16 सीट्स के साथ लार्जेस्ट ऑपोजिशन के रूप में उनका इमर्जेंस हुआ। ऑल्दो इन दोनों के बीच में काफ़ी वास्ट डिस्पैरिटी हम देख सकते हैं। देयर इज़ 364 and 16. It's like, you can't even imagine what is the difference. But yet it came out as the largest opposition party back then, the Communist Party of India. Socialist Party ने 12 seats जीते थे फर्स्ट इलेक्शन में। इस इलेक्शन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा फंक्शनिंग डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करके दिया, जिसमें इलिटरेसी, पॉवर्टी, पार्टीजन, इन सब के ट्रॉमा एंड चैलेंजेस अभी तक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे। अब बात करें इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन की। सुकुमार सेन ने इस अनप्रेसिडेंटेड डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को ओवरसी किया और इनोवेटिव मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे हर पार्टी के लिए अलग बैलेट बॉक्सेस विद डिफरेंट सिंबल्स, ताकि इलिटरेट वोटर्स अपने प्रेफर्ड कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ये इलेक्शन दिखाता है कि भारत एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन होने के बावजूद, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कम एक्सपीरियंस था, डेमोक्रेटिक वैल्यू के प्रति कितना कमिटेड था। व्हेन a huge amount of population is illiterate, imagine how big it is a task to get them to the election polling booth, and bigger task is to ask them to vote because they are illiterate, they can't read it. So Sukumar Sen came up with an idea कि let's make symbols तो पहचान लेंगे लोग और फिर उस तरीके से वोट करेंगे। और लोगों ने किया, बहुत लोगों ने वोट किया और इलेक्शन सक्सेसफुल रहा। अब दूसरे इलेक्शन की बात करें जो 1957 में हुआ। तो 57 में दूसरे जनरल इलेक्शन ने नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस की डोमिनेंस को और कंसोलिडेट किया। पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव की और इस बार 494 में 371 सीट्स लेके आई। ठीक है, इस बार हमने ये भी देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी जो कि पिछली बार 16 सीट्स लेके आई थी, इस बार 27 सीट्स लेके आई है। और सबसे नोटेबल बात कि पहली बार किसी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि यहाँ हुआ केरला में, और EMS नंबूदरी पात के अंदर हुआ।
और ये भी देखा गया कि ईएमएस नंबूदिरी के अंदर केरला में दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म की गई। इस इलेक्शन में पहले इलेक्शन के कंपैरिजन में 6% राइज के साथ इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखी गई। पहले कम था, पहले ये भी था, पहले इलेक्शन में एक प्रॉब्लम ये भी था कि जो औरतें थी वो अपना नाम नहीं लिखवाना चाहती थी। दे यूज टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ विथ हस्बैंड्स नेम और दी सन्स नेम। तो उस टाइम वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उनको कैसे वोटर लिस्ट में डाला जाए। तो ये सारी चीज़ें ओवर द पीरियड सॉल्व होती गई, रिजॉल्व होती गई थ्रू डिफरेंट मेजर्स टेकन बाय इलेक्शन कमीशन। तीसरे जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो थी सेकेंड इलेक्शन में, वो ये था कि सेकेंड इलेक्शन में बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ ने प्रोमिनेंस गेन किया, पर्टिकुलरली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, इससे क्या हुआ कि देयर वाज अ बडिंग चैलेंज अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस। अब तीसरे इलेक्शन में देखते हैं 1962 का इलेक्शन, जो नेहरू के लीडरशिप में लास्ट था। इसके बाद नेहरू की डेथ हो गई थी। कांग्रेस की ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग डोमिनेंस से पहले साइंस 1962 का इलेक्शन जो नेहरू के लीडरशिप में लास्ट था, इसमें कांग्रेस के डोमिनेंस में थोड़ा डिक्लाइन दिखा। फिर भी पार्टी ने अभी भी कंफर्टेबली मेजॉरिटी गेन की और उस चीज़ को मेंटेन रखा। ऑपोजिशन पार्टीज़ ग्राउंड गेन करने लगी। न्यूली फॉर्म स्वतंत्रता पार्टी ने 18 सीट्स और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बार 29 सीट्स सिक्योर की। ये इलेक्शन सिग्निफिकेंट नेशनल चैलेंजेस के बैकड्रॉप के अगेंस्ट हुआ, जिसमें 1962 के सिनो इंडिया वॉर के आफ्टर मैथ्स भी शामिल थे, जिसका पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे नोटेबल इम्पैक्ट देखा गया था। रीजनल पार्टीज़ जैसे कि तमिलनाडु में, या फिर देखा जाए इलेक्शन सिग्निफिकेंट नेशनल चैलेंजेस के बैकड्रॉप के अगेंस्ट हुआ था। मतलब कि 1962 में सिनो इंडियन वॉर हो। थर्ड इलेक्शन है वो बहुत सारे नेशनल चैलेंजेस के बैकड्रॉप के अगेंस्ट हुआ। 1962 सिनो इंडियन वॉर के को आप जानते ही होंगे। उस वक्त, उसके बाद ही ये इलेक्शन हुआ। उस वक्त बहुत ही डिस्कोर्स जो था इंडिया का बहुत ही ज़्यादा इट वाज नॉट वेरी हेल्दी टू हैव elections, and yet there was an election. Regional party states like Tamil Nadu, बहुत सारे regional parties in states like Tamil Nadu, they started gaining strength, जहाँ DMK linguistic identity और regional aspiration के basis पर अपने आप को एक formidable political force के रूप में establish करने की कोशिश कर रहा था। इन इलेक्शंस ने क्रूशल डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश किए। ये जो तीनों इलेक्शंस जो हमने अभी देखे, वो एक बहुत ही पावरफुल, सिंबॉलिक एज वेल एज रियल इंसिडेंट्स थे, जिन्होंने लोगों को, जो कि इंडिया में थे, जो कि बाहर थे, जो इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वेदर एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर, कि इंडिया कभी एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं बन सकती है, उनके लिए ये बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि इट वाज अ वेरी बिग स्लैप फॉर देम। तो इंडिया सिर्फ इंडिपेंडेंस ही नहीं हुई, बल्कि उसके साथ साथ एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी बन गई। पहले 3 इलेक्शंस ने भारत के इंड्योरिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के लिए एक ग्राउंड ले किया। साइमल्टेनियसली हमने देखा कांग्रेस सिस्टम, जो कि वन पार्टी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश कर रहा था, वो मिड 70s में हमने देखा उसका भी डिक्लाइन होने लगा। एंड वी नाउ हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर वेरियस parties, they contest and they go for a competition to grab the power and to run the country. Whosoever will run the country in the best way, eventually they'll become the prime minister or the MLA. Maybe
some agenda or some media or some propaganda will last for 1 term, 2 term, 3 terms, but eventually people will notice that it's the work, not the agenda or propaganda that makes a party come into power. बात कर ली है तीनों इलेक्शंस की, तो जो अगला सबसेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है कोलिजनल नेचर ऑफ कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने हिस्ट्री के अधिकतर पार्ट में एक स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टी के बजाय एक ब्रॉड बेस्ड कोलिशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन करती थी। एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में उसके डेकेड्स लॉन्ग डोमिनेंस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है। ये कोलिशन नेचर मल्टीपल डायमेंशन में मैनिफेस्ट हुई, जिसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट कांग्रेस सिस्टम भी कहते हैं। आइडियोलॉजिकली कांग्रेस एक रिमार्केबली फ्लेक्सिबल अम्ब्रेला की तरह ऑपरेट करती है, जो डाइवर्स और कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सपेक्टिव को अकोमोडेट करती थी। स्टेट कंट्रोल एडवोकेट करने वाले सोशलिस्ट से लेकर फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करने वाले राइट विंग मेंबर्स तक, कमिटेड सेक्युलरिस्ट से लेकर के सॉफ्ट हिंदुत्व लीनिंग्स वाले लोग तक, वेस्टर्नाइज मॉडर्निस्ट से लेकर के गांधीयन ट्रेडिशनलिस्ट तक, इन सब को अकोमोडेट करती थी कांग्रेस पार्टी। ये आइडियोलॉजिकल इलास्टिसिटी पार्टी को वोटर के वाइड स्पेक्ट्रम को अपील करने में इनेबल करती थी और इफ़ेक्टिवली पॉलिटिकल लैंडस्केप में स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती थी। क्योंकि अगर इतने लोगों के बारे में आप सोचेंगे जो कि सेक्युलर हैं, जो हिंदुत्ववादी हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक ब्रॉडर अप्रोच होगा, तो ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो यही कांग्रेस सिस्टम यही किया करती थी। सोशली अगर हम बात करें तो कांग्रेस ऐसे सोशल ग्रुप को एक साथ लाती थी जिनके अदरवाइज लिमिटेड कॉमन इंटरेस्ट हुआ करते थे। आदिवासियों की भी बात करती थी, दलित्स की भी बात करती थी, अपर कास्ट की भी बात करती थी, रिलीजन में देखें तो मुसलमान की भी बात करती थी, हिंदुओं की भी बात करती थी, क्रिश्चियंस की भी बात करती थी। तो बेसिकली ये सबकी बात करती थी। पार्टी ने साइमल्टेनियसली अपील में ऐसा कुछ किया जिससे कि आप ये देखेंगे कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये रिलीजन, कास्ट, ये सभी नहीं, ये भी देखती थी कि अगर कोई अर्बन स्पेस में है तो हम उनसे कैसे बात करेंगे, रूरल स्पेस में है तो हम उनसे कैसे बात करेंगे, अगर कोई लैंडलॉर्ड है तो हम उनसे कैसे बात करेंगे, अगर कोई वेज लेबरर है, जो एवरी डेली वेज लेबरर्स होते हैं, उनसे कैसे बात करेंगे। तो पार्टी वॉज वेल ट्रेन टू डील विथ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कांग्रेस का जो फेडरल अरेंजमेंट था उसके कोलिजनल कैरेक्टर को रीइंफोर्स करता था, जिसमें सेंट्रल लीडरशिप ब्रॉड डायरेक्शन प्रोवाइड करती थी, जबकि स्टेट लेवल लीडर्स रीजनल अफेयर्स में कंसिडरेबल ऑटोनॉमी रिटेन करते थे, जिन्हें डीप कम्युनिटी रूट्स वाले डिस्ट्रिक्ट और लोकल नेटवर्क का सपोर्ट मिलता था। इस स्ट्रक्चर ने पार्टी को इनेबल किया है वो यूनिफाइड नेशनल नैरेटिव प्रेजेंट करने के लिए। कांग्रेस के पास एज अ सिस्टम एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी थी जिसने कांग्रेस को इंडिया के कॉम्प्लेक्स रीजनल डायनेमिक्स को नेविगेट करने में बहुत हेल्प की, और हमने देखा वो सक्सेसफुल भी रहा। तभी तो 3 decades तक देयर वर नोबडी अराउंड इट who would raise a finger against। लेकिन कांग्रेस का जो ये कोलिजन नेचर था वो लेट 60s और 70s के दौरान सिग्निफिकेंटली इरोड होना शुरू हो गया, सेवरल इंटर रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से। इंदिरा गांधी के लीडरशिप के अंदर इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन होने लगा, डेमोक्रेटिक मोबिलाइजेशन के थ्रू इमर्जेंस हो रहे न्यू सोशल ग्रुप को एकोमोडेट करने में पार्टी इनेबल रही। आई मीन इट वाज नॉट capable of doing that or accommodating different social group as it used to। उसके सोशलिस्ट रेट्रिक और प्रो स्टैब्लिशमेंट पॉलिसीज़ के बीच में ग्रोइंग कॉन्ट्रडिक्शंस था कि बातें अगर वो सोशलिस्ट कर रही थी तो काम वो प्रो स्टैब्लिशमेंट पॉलिसीज़ के कर रही थी।
इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का वीकनिंग होना और रीजनल एस्पिरेशन के राइज को ग्रेटर ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे, जिससे कांग्रेस फ्रेमवर्क एकोमोडेट नहीं कर पा रहा था। 1969 का पार्टी स्प्लिट एक क्रूशल टर्निंग पॉइंट था, जब कांग्रेस एक ब्रॉड बेस्ड कांग्रेस का कोलिजन नेचर जो था वो 60s और 70s में, स्पेशली लेट 60s में इरोड हो रहा था। इसके कई सारे रीजंस थे। जो सबसे पहला रीज़न था वो ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप था वो बहुत सेंट्रलाइज था, सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। तो उसकी वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ रकस इन दी पार्टी सिस्टम, कांग्रेस पार्टी सिस्टम। डेमोक्रेटिक मोबिलाइजेशन के थ्रू इमर्ज हो रहे न्यू सोशल ग्रुप को भी नहीं अकोमोडेट कर पा रही थी इन 60s एंड 70s कांग्रेस। उसके सोशलिस्ट रेट्रिक्स और प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी के बीच में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे। इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जो थे वो कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। उसका रीज़न ये भी था कि इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द ही सब कुछ हो रहा था, तो इंटरनल डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? इफ़ यू हैव एन अथॉरिटेरियन लीडर, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंटरनली। उसके बाद जो रीजनल एस्पिरेशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ते जा रहे थे, और उस चीज़ को कांग्रेस एकोमोडेट नहीं कर पा रही थी इन लेट 60s एंड 70s। 1969 का जो पार्टी स्प्लिट था वो एक क्रूशल टर्निंग पॉइंट था, जब कांग्रेस एक ब्रॉड बेस्ड कोलिशन ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांसफॉर्म होके इंदिरा गांधी के पर्सनलाइज्ड लीडरशिप स्टाइल के अंदर एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड पार्टी बन गई। इवेंचुअली हमने ये भी देखा कि इमरजेंसी आया। इमरजेंसी आने की वजह से हमने ये भी देखा कि जो इनका वन पार्टी सिस्टम या कांग्रेस डोमिनेशन था, इट केम टू एन एंड। अब हम बात करेंगे मेजर ऑपोजिशन पार्टीज टू कांग्रेस थ्रू आउट द हिस्ट्री। सो इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस को वेरियस पार्टीज से ऑपोजिशन फेस करना पड़ा है, जो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशंस और रीजनल एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते थे। अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में प्राइमरी चैलेंज जो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आया, जिसने पहले लोकसभा इलेक्शन में 16 सीट्स के साथ खुद को मेन ऑपोजिशन के रूप में इस्टेब्लिश किया और कांग्रेस की तुलना में काफ़ी रेडिकल सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म को एडवोकेट करती थी। और अगर इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो हमने देखा था कि जो कांग्रेस के सीट्स थे वो 3 डिजिट में थे और ये 2 डिजिट में। तो ऑल्दो देयर वाज Communist Party of India as an opposition, but it was not there as something very significant. It used to, advocate a lot of, radical socio-economic reforms, but it did not have numbers to, to make it happen. कम्युनिस्ट पार्टी के बाद में 1964 में स्प्लिट हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम या फिर CPIM फॉर्म हुई, जिसने वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा जैसे स्टेट में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस गेन किया। भारतीय जनसंघ, जिससे 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने RSS के आइडियोलॉजिकल गाइडेंस के साथ फाउंड किया था, हिंदू नेशनलिस्ट स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता था और एक नोटेबल ऑपोजिशन फोर्स के रूप में इमर्ज हुआ, जो कल्चरल नेशनलिज्म पे एम्फसाइज करता था और कांग्रेस के कोट एंड कोट सूडो सेक्युलरिज्म का अपोज करता था। स्वतंत्रता पार्टी, जिसे 1959 में C राजागोपालाचारी और दूसरे लिबरल्स ने इस्टेब्लिश किया था, कांग्रेस की सोशलिस्ट पॉलिसीज़ का सबसे कोहेरेंट इकोनॉमिक क्रिटिक करते हुए इन्होंने बहुत सारे फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स और मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन के लिए एडवोकेट किया और ब्रीफली 4th लोकसभा में 44 सीट्स के साथ ऑपोजिशन पार्टी में ये शामिल हो गए। कांग्रेस के साथ रीजनल ऑपोजिशन वेरियस स्टेट्स में डेवलप हुआ, जिसमें तमिलनाडु,
में डीएमके कांग्रेस के सेंट्रिज्म को चैलेंज करते हुए ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी के लिए एडवोकेट करता था, जबकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल सिख पॉलिटिकल इंटरेस्ट और रीजनल एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता था। पॉलिटिकल लैंडस्केप ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हुआ इमरजेंसी के बाद, जब जनता पार्टी, जो कांग्रेस ओ, जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी का एक कोलिशन था, उसने 1977 इलेक्शन में पहली बार नेशनल लेवल पे कांग्रेस को डिफीट किया। हालांकि जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट 1980 तक कोलैप्स हो गया। इसने कांग्रेस डोमिनेंस के अगेंस्ट ऑपोजिशन यूनिटी के पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट किया था। 1980s में पावरफुल रीजनल फोर्सेस का राइज देखा गया, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी NTA रामा राव के अंदर, आसाम में असम गण परिषद, जिसने कांग्रेस की पैन इंडिया प्रेजेंस को और भी इरोड कर दिया। कांग्रेस के लिए सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंज बीजेपी के राइज के साथ इमर्ज हुआ, जो 80s में जनसंघ के सक्सेसर के रूप में फॉर्म हुआ था। इनिशियली लिमिटेड इलेक्टोरल सक्सेस के साथ स्ट्रगल करने के बाद बीजेपी ने ड्रामेटिकली लेट 80s और अर्ली 90s में राम जन्मभूमि मूवमेंट के दौरान अपने बेस को एक्सपैंड किया और इवेंचुअली कांग्रेस का प्रिंसिपल नेशनल ऑल्टरनेटिव बन गया। साइमल्टेनियसली सोशलिस्ट ऑपोजिशन पार्टीज़ लाइक जनता दल में रीऑर्गेनाइज हुआ, जिसने 1989 में VP सिंह के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म की और मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट किए, जिसने अदर बैकवर्ड क्लासेस को मोबिलाइज करके इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को सिग्निफिकेंटली ऑल्टर किया। 1990s में जनता दल का फ्रेगमेंटेशन मल्टीपल रीजनल पार्टी में देखा गया, जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उड़ीसा में बीजू जनता दल, जिनमें से हर एक स्ट्रॉन्ग रीजनल इन्फ्लुएंस कमांड करता था। बहुजन समाज पार्टी का इमर्जेंस, जो दलित इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था, पर्टिकुलरली यूपी में कांशीराम और बाद में मायावती के अंदर इन्होंने ऑपोजिशन लैंडस्केप में एक और डायमेंशन ऐड किया था, जिसको कि हम पॉपुलरली दलित पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। लेट 1990s तक इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम में ट्रांजिशन कर चुका था, जहां कांग्रेस का ऑपोजिशन अब यूनिफाइड नहीं रहा, बल्कि मल्टीपल नेशनल और रीजनल पार्टीज़ में डिस्पर्स्ड हो गया था। बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सक्सेसफुली 1998 और 1999 में गवर्नमेंट फॉर्म की, जो कांग्रेस का एक स्टेबल कोलिजन ऑल्टरनेटिव बन गया। कांग्रेस के 2004 और 2009 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको हम UPA भी कहते हैं, के थ्रू पावर में वापस आने के बाद नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में बीजेपी ने 2014 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पावर स्विप किया, जिसने फंडामेंटली इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को ऑल्टर कर दिया बाय रिप्लेसिंग कांग्रेस एज द डोमिनेंट नेशनल पार्टी। कांग्रेस के अगेंस्ट ऑपोजिशन का ये हिस्टोरिकल एवोल्यूशन इंडिया के पॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है, जहां ऑपोजिशन पार्टीज प्राइमरीली आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स ऑफर करने से इवॉल्व होकर स्पेसिफिक रीजनल, कास्ट और रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रिप्रेजेंट करने लगी, अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फ्रॉम अ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम टू अ कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, जहां खुद कांग्रेस 2014 से नेशनल लेवल पर एक ऑपोजिशन पार्टी बनकर रह गया है। तो इन सारी बातों को अगर हम फिर से एक बारी ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि इन सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अगर हम रिवाइंड करें और सोचें कि इससे हम क्या सीखते हैं, तो एक बात जो ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है वो ये कि डेमोक्रेसी जो है वो कुछ भी कर सकता है। डेमोक्रेसी ने कांग्रेस को 30 सालों तक सरकार बनाने की आज़ादी दी। डेमोक्रेसी ने 2014 में उसी कांग्रेस को ऑपोजिशन में बिठा दिया। तो डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी ह्यूज टूल which can change anything. So, yes.
There is a lesson for all our, leaders, for us as citizens that, if we make good use of democracy, we can change our country, we can change our government, we can force our government to do good works, we can ask for checks and balances in government. So, yes, democracy is a great tool to be used. So thank you for watching the video, and if you find this video helpful, please like and subscribe to our channel पाठशाला. अगर आप कुछ suggestions देना चाहते हैं, so you're most welcome to give it in our comment section. See you in the next video where we'll learn political science from scratch.